ओके जी। सो पार्टिसिपेंट्स, हम जो हैं बात कर रहे थे कुछ मूवमेंट्स की, और मूवमेंट्स के साथ हम चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे। आई एम श्योर कि ज़ूम का व्हाइट बोर्ड आपके सामने विज़िबल है। अच्छा जी। हम जो हैं अब रियलिज़्म की बात करना चाह रहे थे, और मैं आपको बता रहा था कि रियलिज़्म हमारे पास एक ऐसी मूवमेंट होती है जो हमारे पास शुरू हुई थी 1830 में, और ये ख़त्म हुई थी 1900 में अप्रॉक्सिमेटली। काइंडली शेयर प्रीवियस सीक्वेंस। इफ़त जबीन साहिबा, इसका जवाब तो अब ये फ़िरंगियों की बनाई हुई एप्लीकेशन ही दे सकती है कि वो कहाँ पे हैं हमारे लिखे हुए दस्तावेज़ात, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बरक़ी आलात ने जो है वो उनको ख़त्म कर दिया है कि वो प्रीवियस स्क्रीन्स हमारे पास आ नहीं सकेंगी। सो वी विल नॉट बी एबल टू लोकेट द प्रीवियस स्क्रीन्स। आई एम श्योर कि किसी फेलो ने जो है वो उसका स्क्रीनशॉट लिया होगा, वो शेयर कर देंगे आपके साथ जो है वो। अच्छा जी, रियलिज़्म के बारे में ना बड़ी डिबेट चली। रियलिज़्म जब आई ना कि ये क्या है रियलिज़्म, ये क्या होती है? रियलिज़्म ने, टेक्निकली हम बात करें तो एक लिटरेरी मूवमेंट थी। हाँ, मूवमेंट हर लैंग्वेज के अंदर आती हैं, हर जगह पे आती हैं। रियलिज़्म वाले लोगों के ऊपर इस मूवमेंट को ढंग से समझने के लिए ना कुछ लोगों को देख लीजिएगा। हाँ, अज़का ठीक कह रहे हैं आप। जॉर्ज इलियट को पढ़ लीजिएगा, ठीक है? चार्ल्स डिकेंस को पढ़ लीजिएगा, लियो टॉल्स्टॉय को पढ़ लीजिएगा। इनको रियलिस्ट कहा जाता है। इनको रियलिस्ट कहते हैं। एक ऐसा पर्सन जो है, जो ऑनेस्ट पोर्ट्रायल कर रहा है, जो दिखा रहा है आपको जो है वो जहाँ पे लोग जो हैं वो सेंसेशनलिज़्म से काम ले रहे हैं। लोग जो हैं आपको एक्ज़ैगरेट कर के बता रहे हैं, वो रियल पिक्चर आपको दिखा रहा है, ठीक है? ये हमारे पास जो है वो रियलिज़्म है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी रोमांटिसिज़्म जो है। रोमांटिसिज़्म आई एम श्योर कि आप सभी जानते हैं 1798 में ये कहानी शुरू होती है, 1832 में ख़त्म हो जाती है। बेसिकली एक मूवमेंट है जो कि एक रिएक्शन है इससे पहली एज के बारे में। रोमांटिक्स वो लोग थे जो स्पॉन्टेनिटी को जो है वो एन्जॉय करते थे। स्पॉन्टेनिटी क्या थी? स्पॉन्टेनिटी में वो ये बात किया करते थे कि कुछ चीज़ों का खुद से निकल के सामने आ जाना। मिसाल के तौर पर आपने कोई पोएम लिखना चाहते हो, किसी के लिए मोहब्बत से लिखना चाहते हो, तो विलियम वर्ड्सवर्थ और इस ये जो कंपनी थी, इनको ये लगता था कि ये जो जो फीलिंग्स होते हैं ना, ये ओवरफ्लो करते हैं। इससे पहले जो एज थी ना, वो न्यू क्लासिकल की थी। वो हमारे पास जॉन ड्राइडन की एज थी, वो हमारे पास अलेक्जेंडर पोप की थी, वो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की थी, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते थे। वो द वेरी टाइटल इज सजेस्टिंग न्यू क्लासिकल, कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं। लेकिन रोमांटिसिज्म में इन लोगों को क्या लगता था कि यार ये रूल्स एंड रेगुलेशंस वाली कहानियां हमें समझ में नहीं आती। मैं तो अगर कहीं डैफोडिल्स को देखूंगा तो मैं नज़म लिखूंगा। मुझे तो अगर कहीं पे कोई लाइक वेंडरिंग एज अ लोनली क्लाउड में प्री ल्यूड लिखूंगा, मैं इस तरह की पोएम्स लिखूंगा जो मेरा दिल चाहता है। सो स्पॉन्टेनिटी को सपोर्ट करते थे। विलियम ब्लेक है इसमें, लॉर्ड बायरन है, एस टी कॉलेज, जॉन कीट्स, पीबी शेले, वर्ड्सवर्थ, ये सारे के सारे वो लोग हैं कि जिन्होंने बहुत से लोगों को मुतासिर भी किया। इसी तरह से जब हम जो हैं वो बात करते हैं ट्रांसेंडेंटलिज्म की, जो कि एक अमेरिका की मूवमेंट थी, उस पर भी हम बात करेंगे। उस वहाँ पे हमारे पास नथानियल हैवथॉर्न हैं, हरमन मेलविल हैं, ये सारे के सारे लोग भी इन्हीं से मुतासिर हुए थे। सो रोमांटिसिज्म एक मूवमेंट है हमारे पास जो है वो, जो कि इन तमाम चीज़ों को डिफरेंस जो एक्सप्लेन करती हैं। अच्छा जी, हम जो हैं आज का आपके क्वेश्चन को आंसर करते हैं। आप फ़र्क तो इनमें ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेचुरलिज़्म के ऊपर आपने बात की। नेचुरलिज़्म इसका शुरू होती है कहीं 1865 के अंदर जो है, और ये ख़त्म होती है 1900 के करीब-करीब जो है वो, ठीक है? ये मूवमेंट जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग मूवमेंट है। नेचुरलिज़्म जो है वो टाइटल ही सजेस्ट करता है। नेचुरलिज़्म का मतलब ये है, लिटरेरी मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट है जो हमारे पास सोशल कंडीशंस के ऊपर बात करती है। डिटेल्ड रियलिज्म की तरह ना, ये सजेस्ट करती है कि सोशल कंडीशंस के ऊपर बात करें। और ये कहती है कि जब कोई राइटर लिख रहा है ना, वो राइटर मुमकिन नहीं है कि अपने इर्द-गिर्द के एनवायरनमेंट को उससे बच जाए, उससे निकल जाए। नेचुरलिज्म कुदरती है, तो उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। वो कोई वैक्यूम के अंदर बैठा नहीं लिख रहा, कि पाकिस्तान में बैठा लिख रहा है और उसे पाकिस्तान की गिरती हुई इकोनॉमी उसको मुतासिर नहीं कर रही है। ठीक है? वो वो फिर लिखेगा कि ये देश है अंधे लोगों का, है चाँद यहाँ ना निकला कर, यहाँ हाकिम सारे अंधे हैं, वगैरह, वगैरह, वगैरह।
तो नेचुरलिज्म का मतलब है कि वो एस्केप नहीं कर सकता है, ठीक है, कि ये जो फोर्सेस हमारे इर्द गिर्द हैं ये क्या है, इनएस्केपेबल है, ठीक है, इनएस्केपेबल है, इनसे हम निकल नहीं सकते हैं। सो हमारे पास जो है वो ये सारी की सारी चीजें हैं, और हमें नेचुरलिज्म रियलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में, अब आपको मैं एक्चुअल जवाब दे रहा हूँ, नेचुरलिज्म जो है इसको देखा जा सकता है कि अगर हम रियलिज्म को इंटेंसिफाई कर दें, अगर उसको शिद्दत से देखना चाहें, उसकी रिफाइंड फॉर्म को देखना चाहें, तो वो हमारे पास जो है वो नेचुरलिज्म, ठीक है। हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन इसका? क्या मैंने आपके क्वेश्चन को आंसर कर दिया इसका? प्लीज मुझे बताइएगा ताकि हम यहाँ से आगे चलें। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास जो है ट्रांसेंडेंटलिज्म की मैं बात कर रहा था। ट्रांसेंडेंटलिज्म बड़ा लंबा चौड़ा वर्ड है, आसान है, लेकिन ट्रांसेंडेंटलिज्म जो है, अच्छा इनकी स्टोरी जो है वो बड़ी सादा सी है बेचारों की। अमेरिका के लोग हैं, बेचारे शरीफ शरीफ से लोग थे, इनको तो इतना पता नहीं, इन्होंने कहीं से जिक्र खैर सुन लिया बाबा जी टीएस इलियट साहब का, सॉरी टीएस इलियट का तो जिक्र खैर में लिखना ही नहीं चाहता, एसटी कॉलरेज का। इन्होंने इन्हें पता चला कि कहीं पे एक बुजुर्ग हैं, वो बड़े पहुंचे हुए हैं, उनका नाम एसटी कॉलरेज है और वो बड़ी ढंग की बातें लिखते हैं। तो एसटी कॉलरेज जो है उसको इन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया। अब बेसिकली एसटी कॉलरेज साहब ऐसे नहीं है कि ये कोई बड़े मशहूर बुजुर्ग थे और इनकी जो है वो कोई करामात थी। इन्होंने एक किताब लिखी थी एड्स टू रिफ्लेक्शन, जो है वो ये किताब काफी फेमस थी, ठीक है, एड्स टू रिफ्लेक्शन बड़े लोगों को मुतासिर किया था। इनके जो हम नवा हम प्याला विलियम वर्ड्सवर्थ थे, वो तो सब्जेक्टिविटी से निकलते ही नहीं थे, वो तो हर नज्म के अंदर अपने आप को लेके चले जाते थे, जहाँ पे वो बात करते थे घुमा फिरा के वो जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ साहब अपने ऊपर बात ले आते थे। लेकिन एस सी कॉलरेज जो है ना, जब हम विलियम वर्ड्सवर्थ और एस सी कॉलरेज के अंदर फर्क समझते हैं, तो एक हमारे पास सिर्फ पोएट था और एक हमारे पास जो है एक हमारे पास पोएट क्रिटिक है और एक हमारे पास जो है वो क्रिटिक है, ठीक है, एस टी कॉलरेज जो है वो क्रिटिक है। पोइट क्रिटिक और क्रिटिक में किस किस को फर्क पता है, जरा क्विकली यस नो लिखिएगा ताकि मैं अगर नहीं पता तो एक्सप्लेन कर दूं। पोइट क्रिटिक और क्रिटिक में क्या फर्क होता है, ये भी एक इंटरव्यू का क्वेश्चन था, आपको ये पता है तो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स, जिन्हें नहीं पता वो नो लिख दीजिए, ठीक है। पोइट क्रिटिक और क्रिटिक का ज्यादातर लोगों को नहीं पता, ठीक है। अच्छा देखो, समझने की कोशिश करो। पोइट क्रिटिक, एक पोइट क्रिटिक ऐसा होता है, मैंने अपना काम लिखा, जिस तरह से ये वर्ड्सवर्थ साहब हैं, इन्होंने अपना काम लिखा, ठीक है, कुर्रतुल्लैन, इन्होंने अपना काम लिखा 1798 के अंदर, जो है वो पहले लिरिकल बैलेट लिखा गया था या प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट, जरा जल्दी से बताइएगा। प्रीफेस लिरिकल बैलेट, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट पहले आया था या लिरिकल बैलेट पहले आया था? पहले कौन सा आया था? लिरिकल बैलेट जो है वो। वैसे आना किसको चाहिए, जब आप किताब पढ़ते हैं पहले प्रीफेस होना चाहिए या पहले जो है वो बुक होनी चाहिए? पहले प्रीफेस होना चाहिए ना, लेकिन वो बाद में आया था। एक पोइट क्रिटिक एक ऐसा बंदा होता है जो अपने ही काम को जस्टिफाई करता है कि भाई मैंने ये काम क्यों लिखा। इसने लिरिकल बैलेट लिखे 1798 में, और ये बताइए प्रीफेस लिरिकल बैलेट कब पब्लिश हुआ था? ये कब हुआ था? प्रीफेस लिरिकल बैलेट जो है वो कब पब्लिश हुआ था? Exactly after two years, not Soviet, not in 1802, in 18, अल्लाह की पनाह, ये इकरा नहीं दे 1880 लिख दिया है, आपको वर्ड्सवर्थ की रूह ने आके ले जाना है। आप क्यों बेचारे को जहन्नम में तंग कर रही हैं वर्ड्सवर्थ को? सो जी, पोएट क्रिटिक हमारे पास एक ऐसा पर्सन होता है जो अपने ही काम को जस्टिफाई करता है, जो ये बताने की कोशिश करता है कि भाई मैंने ये काम इससे लिखा। हुआ कुछ यूं कि 1798 में इसने लिरिकल बैलेट लिखा, अब लोग जो हैं वो सर पकड़ के बैठ गए कि भाई ये क्या लिख दिया है, इसकी तो हमें समझ में नहीं आ रही। तो इसने कहा भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है, काफी दोस्तों से सुनने सुनाने के बाद इसने क्या किया, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट लिखा। अब ऐसा पोएट जो अपने ही काम को एक्सप्लेन करता है, बताता है, वो होता है पोइट क्रिटिक, ठीक है। लेकिन क्रिटिक जो है वो एक ऐसा पर्सन है जो ईमानदारी से क्रिटिसिज्म करता है, जो तमाम के तमाम लोगों के ऊपर क्रिटिसाइज करता है, और इसलिए नहीं करता कि उनकी उनके साथ दुश्मनी होती है, सिर्फ इसलिए वो बताना चाहता है कि भाई तुम्हारे काम में ये वाली गलतियां। और एसटी कॉलरेज ऐसा ढंग का बंदा है कि नो डाउट कि वो ओफियम लिया करता था और एडिक्टेड पर्सन था, लेकिन देखें उसने अपने दोस्त जिसके साथ नई मूवमेंट लॉन्च की, उसने उसको भी नहीं छोड़ा, उसने उसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म जो है वो की, ठीक है।
तो ये हमारे पास फ़र्क होता है। तो जी बात चली थी हमारे पास ट्रांसेंडेंटलिज़्म से। ऐसे लोग थे कि जो इंग्लैंड के अंदर थे, लेकिन उसके बाद डेफ़िनेटली वो अमेरिका मूव हुए। इन्होंने मटीरियलिज़्म लाइफ़ जो थी अमेरिका की उसको खैराबाद कहा और उन्होंने क्या किया, आप इनको अमेरिकन रोमांटिक पोएट्स भी कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो फ़िलॉसफ़ी उसी को फ़ॉलो कर रहे थे। और इसमें हमारे पास जो है वो नाम आ रहे हैं रैल्फ वाल्डो इमर्सन का। इसमें हमारे पास जो है वो नेम आता है, इसके बाद जो है वो हेनरी डेविड थोरो का। इन इन नामों को वैसे ज़रूर देख लीजिएगा और उनको जो है अगर हो सके इनकी डिटेल्स भी जो है वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है? ये बड़े इम्पोर्टेंट नेम है। सो बाकी भी हैं, ये 5-6 राइटर्स हैं, बट आप इन तमाम को जो है वो समझने की कोशिश कर लीजिएगा कि ये क्या है। बेसिकली है तो उनकी मूवमेंट यही, लेकिन इन ये जो बाकी राइटर्स थे, इन्होंने क्या-क्या काम इस पे किया था। अच्छा जी, ये हमने यहाँ तक जो है वो कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश की। अच्छा इशफाक, ये आपने लिखा है सज्जाद 1805। सज्जाद क्या हो गया बेटे? आप क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? लिरिकल बैलेड जो है वो बेसिकली वो 1800 के अंदर आया था। हाँ, उसके 3rd एडिशंस या लेटर ऑन जो एडिशंस हैं, लिखा जो गया था वो 1800 में था। पब्लिश 1801 में हुआ था। 3rd एडिशन 1802 में आया था, लेकिन लिखा जो है वो 1800 में गया था। ठीक है? तो मैंने लिखने की बात की है, आप शायद उसकी पब्लिकेशन के ऊपर जा रहे हैं 1805 में। तो मेरा ख़्याल है कि शायद आपको इसको रिव्यू करना पड़े। अच्छा जी, लास्ट और उसके बाद जो है वो हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ चलेंगे। वो है जी हमारे पास यहाँ पे विक्टोरियन एरा। विक्टोरियन एरा 1832 में, कुछ लोग 1837 से इसको शुरू करते हैं। 1832 से शुरू होती है और 1901 तक रहती है। अच्छा जी, विक्टोरियन एज क्वीन विक्टोरिया की वजह से, और इसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि फर्स्ट रिफॉर्म बिल को पढ़ लीजिएगा। क्वीन विक्टोरिया जो है उस वो बेसिकली बड़ी सोशल किस्म की खातून होती थी, पॉलिटिकल थी, और वो जो इजाज़त नहीं थी, अब आई डोंट नो हाउ टू से, बट द सेक्सुअलिटी एंड द सेक्सुअल रिलेटेड कन्वर्सेशन दैट वाज़ नॉट अलाउड इन द रेन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। और यही वजह है कि जब उसमें फिर हमें जो है वो एक विक्टोरियन टेम्पर हमारे पास वजूद में आता है, फिर विक्टोरियन कंप्रोमाइज़ वजूद में आता है। सो एक ऐसी एज है जिसमें हमारे पास ब्रोंटी सिस्टर्स हैं, डिकन्स हैं, एलियट हैं, विलियम थैकरे है, एंटोनी ट्रोलपुल है, टॉमस हार्डी है, मैथ्यू आर्नल्ड हैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग हैं, सब के सब ये लोग लिख रहे हैं, लॉर्ड अल्फ्रेड टेंसाइन हैं, ठीक है? सो ये सारे के सारे, और इसी एज में जो है वो 1859 के अंदर ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ होती है। तो ये सब के सब विक्टोरियन एज के अंदर आते हैं। Okay जी, we have tried to encapsulate all important movements। अब हम जो हैं कहानी में थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट आपको मैं बता देता हूँ मूवमेंट्स। कुछ लिटरेरी टर्म्स मैंने आपको बताई भी थी, कुछ मैं मज़ीद आपको बता देता हूँ। अब जो हैं इन टर्म्स को आपने खुद ही देखना होगा, बिकॉज़ ये आसान होंगी, और डेफ़िनेटली ये जो लिटरेरी टर्म्स हैं, आप इन्हें देखिएगा भी, एक्सप्लोर भी करने की कोशिश कीजिएगा, और अगर आपको समझ नहीं आई, तो डेफ़िनेटली आप जो हैं वो व्हाट्सएप का ग्रुप जिसमें आपने आज भी कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, तो वो मैंने एक्सप्लेन किए थे, वहीं पे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, आप जो हैं वो देखने की कोशिश करेंगे कि क्या होती है कन्फेशनल पोएट्री, आप देखने की कोशिश करेंगे कि कॉनोटेशन से क्या मुराद है। ये सारी की सारी वो हैं जो इससे पहले इंटरव्यूज़ के अंदर आ चुकी हैं। आप जो हैं वो देखने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है जी कन्वेंशन। आप जो हैं वो देखने की कोशिश करेंगे, इसके अलावा जो है कंसीट को जो है वो देखने की कोशिश करेंगे, आप देखने की कोशिश करेंगे कपलेट को, आप देखने की कोशिश करेंगे, मैंने एक्सप्लेन भी अभी किया डैडिज़्म को, फिर भी इसको जो है वो देख लीजिएगा। आप देखने की कोशिश करेंगे इसके साथ-साथ जो है डिडजे को, आप देखने की कोशिश करेंगे इसमें डायस्टोपियन नॉवेल क्या होता है। आप एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिएगा कि ड्यूस एक्स मशीन से क्या मुराद है, ये किस लैंग्वेज से वर्ड है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है किस-किस ड्रामे के अंदर ये इस्तेमाल किया गया है। और आप जो हैं वो ये देखेंगे कि डायलॉग क्या होता है लिटरेरी वर्क के अंदर जो है।
आप समझने की कोशिश करेंगे ड्रामेटिक मोनोलॉग को। आप समझने की कोशिश करेंगे एलर्जी को। सो हमारे पास सर सम लिटरेरी, असल में ना सजाद हमारा फोकस होता है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन अभी और बाकी जो इंटरव्यूज के क्वेश्चंस हैं, हम ना एक्स्ट्रा उन चीजों को जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं और जो हमारे क्वेश्चंस हैं, तहमीना मैंने आपका क्वेश्चन पढ़ लिया है, लेकिन मैं इसको कोशिश करूंगा कि अब आपके ग्रुप में आंसर दे दूं, वरना मैं यहाँ पे लिख नहीं सकूंगा। तो सजाद हम फोकस कर रहे होते हैं इंटरव्यू के परस्पेक्टिव से चीजों को। सो अगर हमें पता चलता है तो हम जो है वो डेफिनेटली कि वो भी हमारा पार्ट है और क्वेश्चन से रिलेटेड कहीं पे भी आ रहे हैं तो हम यकीनन उस पर टाइम स्पेंड करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हम इररेलेवेंट चीजों पे जो है वो टाइम स्पेंड कर लें और रेलिवेंट चीजें हमारी नजर से ना गुजर सकें। ठीक है, एलिजन को जो है वो आप देखेंगे, देन आप जो है वो इन JAMB जैपमेंट को देखेंगे, आप जो हैं वो देखेंगे। डेफिनेटली ये डेफिनेशंस आपके फिंगर टिप्स के ऊपर होने चाहिए। ठीक है सर, आज के लिए मैं 20 जो है वो सिर्फ आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। एपिस्टोलरी नॉवल जो है वो कल मुझे याद करवा दीजिएगा, बाकी जो है वो रिमेनिंग में कल भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। देन हमारे पास है जी एक्सपोजिशन, 17 नंबर पे हमारे पास है जी यूफिज्म। इन पर टाइम एंड अगेन क्वेश्चन जो हैं वो आ रहे हैं। आप इसके बाद देखेंगे कि एग्जिस्टेंशलिस्ट नॉवल क्या होते हैं, ये तहमीना ने भी क्वेश्चन भी पूछा था। ठीक है, तहमीना एग्जिस्टेंशलिस्ट नॉवल जो हैं या व्यू पॉइंट्स हमारे पास जो हैं जो अब्सर्डिटी की या जो मीनिंगलेसनेस ऑफ एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो है जो इससे रिलेटेड बात कर रहे होते हैं वो हमारे पास एग्जिस्टेंशलिज्म जो है वो उनको ट्रीट करते हैं। इनके लिए जो है वो आप सैमुअल बैकेट को जो है वो जरूर पढ़ लीजिएगा, जरूर इनको जो है वो देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपके जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो उनको आंसर कर देंगे। सैमुअल बैकेट को भी देखना जरूरी है और उसके लिए पिंटर को भी देख लीजिएगा। ठीक है, पिंटर ने भी जो है वो काफी इन चीजों के ऊपर जो है वो बात की हुई है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है जी एग्जिस्टेंशियलिज्म हो गया। हमारे पास जो है वो फेबल को देख लीजिएगा कि फेबल हमारे पास जो है वो क्या होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जी फॉलिंग एक्शन हमारे पास क्या होता है। किसी भी प्लॉट के अंदर जो है वो फॉलिंग एक्शन कहाँ पे आता है। नेक्स्ट आप जो है वो देखेंगे कि फॉलिंग एक्शन से, फॉलिंग मीटर से आपकी क्या मुराद है। देन आप जो है वो देखेंगे कि फॉइल क्या होता है, किसी भी नॉवेल के अंदर फॉइल का क्या किरदार होता है, कौन सा करेक्टर होता है। देन आप जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि फुट क्या होता है। 23 नंबर पे आप देखेंगे कि फोर शेडोइंग से क्या मुराद होता है। देन आप जो है वो समझने की कोशिश करेंगे फॉर्मलिज्म को, फॉर्मलिज्म से क्या मुराद है। देन 25 नंबर पे आप देखने की कोशिश करेंगे कि फोर्थ वॉल से क्या मुराद है, फोर्थ वॉल कौन सी वॉल होती है। देन आप जो है वो देखेंगे जॉर्जियन पोइट से क्या मुराद होता है। अच्छा, इन तमाम को अगर आप जो हैं वो नोट कर सकें या इनका स्क्रीनशॉट ले लें, बिकॉज मैं उसके बाद जो है आगे मूव ऑन करना चाह रहा हूं, तो फिर हम जो हैं इसके ऊपर आगे बात कर लें। अगर इफ़ यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट तो वो देख लीजिए। अच्छा सर, प्लीज ब्रीफली टेल मी अबाउट एवन ग्रेट मूवमेंट। अच्छा जी, वाजिया। अच्छा वाजिया ये एक ऐसी मूवमेंट थी जो आर्ट से रिलेटेड थी। इसका मतलब ये होता है कि जो आर्टिस्ट होते हैं, जो उनका काम होता है सारे का सारा जो है वो अप इनोवेटिव होता है। ठीक है, वो ऐसा काम होना चाहिए कि जो पुरानी बाउंड्रीज है उनसे हटके होना चाहिए, वो रेडिकल नेचर का होना चाहिए, वो जो एग्जिस्टिंग आइडियाज हैं उनको हिट करना चाहिए, और इसके लिए जो है वो उनको रेजिस्टेंस भी करनी पड़े तो वो इसके लिए करते हैं। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो कि एक्सपेरिमेंटल काम देता है, रेडिकल काम देता है, आर्ट कल्चर सोसाइटी से हटके काम देता है, इनोवेशन की तरफ जाता है, पुराने आइडियाज को एक्सेप्ट नहीं करता है, एवन ग्रेड मूवमेंट के अंदर फॉल करता है। सो हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन वाजिया? हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, ताकि मैं इसके बाद जो है आगे चलूं। ओके, थैंक यू, आपने कंफर्मेशन दे दी। अच्छा, ये जेस्चर जो है वो आपको नजर आ रहे हैं? अच्छा, GESTURE जेस्चर जो है वो। नेक्स्ट हमारे पास 27 पे आप एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिएगा।
नॉवल जिन्होंने रखा है वो ख़ुसूसन के हिस्टोरिकल नॉवल क्या होते हैं, ठीक है? फिर जो है वो हिप्पी मूवमेंट क्या होती है और फिर जो है वो आप देखिएगा ह्यूमनिज़्म को। चलिए, अच्छा जी आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि 5 से 6 पीएम तक जितना मैक्सिमम डिलीवर हम कर सकें वो हमने किया। सो आई एम श्योर कि आपने इन तमाम चीज़ों को ढंग से देख लिया होगा। कल अब हम जो हैं वो 4 इंटरव्यूज़ कंडक्ट करेंगे और लिटरेरी टर्म्स कुछ मज़ीद देखने की कोशिश करेंगे कि अगर हमें टाइम मिला तो वो ज़रूर करेंगे। So in case you have any question till now, you're requested to put your question in the chat box. Otherwise, that's all from my side and wishing you good luck. हमारे पास इस वीक में पीपीएससी का इंटरव्यू है किसी पार्टिसिपेंट का? इस वीक में? ये अभी जो वीक हमारा चल रहा है, इस वीक में किसी का इंटरव्यू है? फीमेल का तो 20 से ऑनवर्ड शुरू हो रहे हैं ना? तो उससे पहले इस वीक में मेल पार्टिसिपेंट कोई हैं जिनका इंटरव्यू हो? या शफ़क़त साहब हमारे पास हैं, उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि वो हमें जॉइन कीज़ करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। शफ़क़त हमारे पास नहीं है। अच्छा जी, चलें जी, आई एम assuming that there is no question. Participants, thank you so much and have a good evening. Bye-bye. So hectic class today.